मान के चलिए मेरी 1 करोड़ की पॉलिसी है या रिस्क कवर है, तो मुझे पूरा का पूरा 1 करोड़ रुपया नहीं भरना पड़ता है। तो सिर्फ मैं 2% या 5% भर के है ना, मैं वो कवर ले लेता हूँ। कि लायबिलिटीज हम लोग है ना झटक सकते हैं, लेकिन रिस्पॉन्सिबिलिटी यानी क्या? मेरे बच्चे का एजुकेशन है, उनकी मैरिज का प्रोविजन करना है, मेरे रिटायरमेंट का प्रोविजन करना है, मुझे मेडिक्लेम लेना है, वो मुझे ही करना पड़ता है। लायबिलिटीज आप झटक सकते हो, लेकिन रिस्पॉन्सिबिलिटी आप झटक नहीं सकते हैं। बहुत सही बात आपने बताई सर। ये तो बहुत लोगों को यही लगता था कि इंश्योरेंस जो है वो अर्ली एज में ही लें तभी अच्छा है, पर आपने ये बता दिया कि नहीं, आप कोई भी एज में ले सकते हैं, एज कोई मायने नहीं रखता है। जैसे कि इंसान की लाइफ ही लंबी होती जा रही है तो उनकी जरूरतें भी वैसी हो रही है। सर, लॉन्ग टर्म फाइनेंशियल प्लान जो है वो लाइफ इंश्योरेंस के साथ में कैसे फुलफिल कर सकते हैं? जी नमस्कार, मेरा नाम है सचिन कुमार राय और आज के दी SKR पॉडकास्ट में आपका स्वागत है। आज का एपिसोड काफी स्पेशल है क्योंकि आज हम बात करने वाले हैं लाइफ इंश्योरेंस के बारे में। लाइफ इंश्योरेंस के बारे में बहुत लोगों को बहुत सारी सही और गलत इंफॉर्मेशन आ जाती है। बहुत सारे लोग इंश्योरेंस तो निकालते हैं पर अपनी गाड़ियों का, खुद का इंश्योरेंस नहीं निकालते हैं। लाइफ इंश्योरेंस कितना इंपॉर्टेंट है या लाइफ इंश्योरेंस इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, उसके बारे में हम आज बात करेंगे। आज के जो हमारे गेस्ट हैं वो लाइफ इंश्योरेंस में एक्सपर्ट हैं। तो आज के हमारे जो गेस्ट हैं वो हैं धनंजय भोजने सर। धनंजय सर जो हैं उनको 35 साल का एक्सपीरियंस है फाइनेंस और इंश्योरेंस फील्ड में। तो चलिए धनंजय सर से बात करते हैं इंश्योरेंस के बारे में, स्पेशली लाइफ इंश्योरेंस के बारे में। नमस्कार धनंजय सर, जो आप हमारे पॉडकास्ट में आए। नमस्कार सचिन जी, एंड थैंक्स अ लॉट कि इंश्योरेंस और फाइनेंस के बारे में अवेयरनेस देने के लिए आज आपने मुझे यहाँ पे इनवाइट किया। मैं आपका शुक्रगुजार हूँ। थैंक यू। धनंजय सर, आप अपने बारे में कुछ बताइए। इनफैक्ट लास्ट 35 ईयर्स से मैं इंश्योरेंस और फाइनेंस के फील्ड में हूँ। मैंने इंश्योरेंस और फाइनेंस में MBA किया है। उसके बाद जो फाइनेंशियल पोर्टफोलियो डिजाइन करना रहता है हर एक इंडिविजुअल का, उसके लिए जो US की एफिलिएटेड सर्टिफिकेशन कोर्स रहता है जिसको कहते हैं RFC, रजिस्टर फाइनेंशियल कंसल्टेंसी सर्टिफिकेट, वो मैंने की है। उसके बाद LUA TCF किया है और सर्टिफिकेट ऑफ इंश्योरेंस सेल्समैनशिप। ऐसे कई कोर्सेज करके उसका मकसद एक ही है कि कस्टमर जो है अपना, उनको एक होलिस्टिक प्लानिंग हम लोग दे सके। और कई लोगों के बड़े बड़े बिजनेसमैन रहेंगे, HNI रहेंगे, शिप के लोग रहेंगे, उनको हम लोग फाइनेंशियल पोर्टफोलियो डिजाइन करके दे देते हैं। इसके अलावा कि इंश्योरेंस में जिनको फील्ड में प्रोफेशनल होना है या एज अ करियर करके करना है, तो उसके लिए मैं ट्रेनिंग देता हूँ और फाइनेंस के बारे में और इंश्योरेंस के बारे में लोगों को कैसे अवेयर करेंगे, इंश्योरेंस का इम्पोर्टेंस क्या है, इंश्योरेंस करते करते जो मिथ्स रहते हैं, टू डूज एंड नॉट टू डूज है ना, इंश्योरेंस में रिटर्न्स है या इन्वेस्टमेंट है, ये सब उनके बारे में मैं उनको ट्रेनिंग देता हूँ। सर, लाइफ इंश्योरेंस क्या है? हमने बहुत बार सुना है लाइफ इंश्योरेंस। एक्चुअली लाइफ इंश्योरेंस क्या है और उसका हमारी लाइफ में क्या महत्व है? क्या बात। लाइफ इंश्योरेंस का मतलब क्या है कि ये कंसेप्ट कहाँ से आया बेसिकली। 500 साल पहले लंदन से वो कंसेप्ट आया। वहाँ पे जो फिशरमैन थे, मच्छीमार थे, वो जब डीप समुंदर में फिशिंग के लिए जाते थे तो बहुत से प्रॉब्लम होते थे, किसी की जान जाती थी। और जब ऐसा कुछ इंसिडेंस होता है, फैमिली में जो ब्रेड विनर रहता है यदि उसकी डेथ हो जाती है, तो प्रॉब्लम क्या हो जाता है कि फैमिली को इनकम नहीं आता है। इसके लिए वो जो फिशरमैन थे उन्होंने क्या किया कि हम लोग मान के चलिए साल का 10-10 रुपया निकालेंगे। 10 जन का 100 रुपया का पूल पैसा आ गया और उन्होंने एक डिसाइड किया कि अपने ग्रुप में से किसी का भी डेथ हो जाता है तो हम लोग वो 100 रुपया उनके फैमिली को दे देते हैं। और ये इंश्योरेंस का जन्म वो ये मच्छीमार लोगों से हो गया और आज के तारीख में वो काफी बढ़ गया है। मिलियंस ऑफ लोग है वो इंश्योरेंस लेते हैं। तो एक छोटा सा किस्त भर के वो अपनी सुरक्षा इनकम की करते हैं। ब्रेड विनर की जब डेथ हो जाती है,
आज के तारीख में अगर हम लोग देखेंगे, ना ये अपने ब्रदर, ना ये अपने फादर, मदर, सिस्टर्स, फ्रेंड्स कह सकते हैं कि चलो ठीक है कि आपके फैमिली की रिस्पॉन्सिबिलिटी हम लोग ले लेते हैं। ये सबसे इम्पोर्टेंट सिचुएशन है। दो तरह के लोग रहते हैं, एक अपने जो पेरेंट्स है या ब्रदर्स है या अपने फ्रेंड्स है, किसी में एबिलिटी रहती है और किसी में विलिंगनेस रहता है। अनफॉर्चुनेटली एबिलिटी को क्या कहते हैं? क्षमता। और विलिंगनेस को क्या कहते हैं? कि इच्छा। अभी जब मैं एज अ ब्रेड विनर नहीं रहा, तो जिनके पास एबिलिटी है उनके पास अनफॉर्चुनेटली विलिंगनेस नहीं है, और जिनके पास विलिंगनेस है उनके पास एबिलिटी नहीं है। और इसके लिए ये जो प्रोविजन है वो अपनी फैमिली के लिए वो खुद को करनी पड़ेगी, एंड दैट इज अ लाइफ इंश्योरेंस। बहुत सही उदाहरण के साथ में आपने बताया सर ये लाइफ इंश्योरेंस जो होता है वो काम कैसे करता है? हाँ, लाइफ इंश्योरेंस ये काम कैसे करता है? हम लोग जब इन्वेस्ट करते हैं या परचेस करते हैं, 3 टाइप्स ऑफ असेट है। पहले फिजिकल एसेट रहता है, उसके बाद फाइनेंशियल एसेट रहता है, और उसके बाद रिस्क कवर एसेट रहता है। फिजिकल एसेट यानी हम लोग जगह लेते हैं, लैंड ले लेते हैं, कार लेते हैं, इंडस्ट्री लेते हैं, शॉप लेते हैं, उसको कहते हैं फिजिकल एसेट। फिजिकल एसेट में क्या हो जाता है, बहुत बार हमें या तो वो एप्रिसिएट हो जाते हैं या डिप्रिसिएट हो जाते हैं। पैसा रहेगा तो हमको 100% पेमेंट करना पड़ता है, अदरवाइज हम लोग लोन लेके भी वो फिजिकल एसेट लेते हैं। दूसरे एसेट है फाइनेंशियल एसेट। फाइनेंशियल एसेट में क्या आ गया? आपका आरडी आ गया, आपका एफडी आ गया, आपका म्यूचुअल फंड आ गया, आपका पोस्ट का आ गया, आपका पीपीएफ आ गया, उसके बाद क्रिप्टो, फ्यूचर्स एंड एन नंबर ऑफ फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट रहते हैं। वहां पे भी आपको पूरा का पूरा पैसा भरना पड़ता है। रहा ये तीसरा कि जो इंश्योरेंस, वो सबसे इंपॉर्टेंट और बेसिक है। वहां पे क्या हो जाता है कि ओनली यू हैव टू पे 2% to 5% ओनली ऑफ द योर रिस्क अमाउंट। मान के चलिए मेरी 1 करोड़ की पॉलिसी है या रिस्क कवर है, तो मुझे पूरा का पूरा 1 करोड़ रुपया नहीं भरना पड़ता है, तो सिर्फ मैं 2% या 5% भर के है ना, मैं वो कवर ले लेता हूं। अभी ये कवर क्यों चाहिए? 3 चीज इंपॉर्टेंट रहती है। पहला चीज तो है कि जब किसी भी कारणवश मेरी अगर मृत्यु हो जाती है, एज अ ब्रेड विनर मैं नहीं रहता हूं, तो आने वाले 10 साल या 15 साल जो भी मैं इनकम अर्न करने वाला हूं वो मेरे फैमिली को मिलने वाला नहीं है। तो मुझे लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी लेते समय है ना, मुझे मेरा फ्यूचर का अर्निंग का पीरियड है ना वो देखना है। 10 साल है या 15 साल है, तो वो अमाउंट को मुझे कवर करना है। ये फर्स्ट चीज है। सेकेंड चीज रहती है, मेरे ऊपर बहुत सी लायबिलिटीज रहती है। घर का हाउसिंग लोन रहता है, कार लोन रहता है, क्रेडिट कार्ड का लोन रहता है, पर्सनल लोन रहता है, टीवी, फ्रीज, मोबाइल। आजकल तो मोबाइल लेने के लिए भी ये रहते हैं, लोन लेते हैं। तो मुझे कुल मिला के उसका टोटल करना चाहिए और वो उसके साथ जोड़ना चाहिए, तो वो अमाउंट भी मुझे प्लस करना चाहिए जब मैं लाइफ इंश्योरेंस करूं। So for liabilities also, then for responsibility, there is a difference between liabilities and responsibility. आज के हम लोग पेपर में देखते हैं बहुत से बड़े बड़े बिजनेसमैन हैं, वो एनसीएलटी में खुद को बैंकरप्ट डिक्लेयर करते हैं। इसका मतलब क्या है कि लायबिलिटीज हम लोग है ना झटक सकते हैं, लेकिन रिस्पॉन्सिबिलिटी यानी क्या? मेरे बच्चे का एजुकेशन है, उनकी मैरिज का प्रोविजन करना है, मेरे रिटायरमेंट का प्रोविजन करना है, मुझे मेडिक्लेम लेना है, वो मुझे ही करना पड़ता है। लायबिलिटीज आप झटक सकते हो, लेकिन रिस्पॉन्सिबिलिटी आप झटक नहीं सकते हैं। ये तीनों का कुल मिला के है ना, आपका इंश्योरेंस कवर उतना होना चाहिए। बहुत सही और बहुत अच्छे एग्जाम्पल्स के साथ में आपने बताया सर। अभी बताइए कि ये जो लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी होती है, इसके मतलब अलग अलग प्रकार के बारे में आप बताइए। लाइफ इंश्योरेंस में अलग अलग पॉलिसीज रहती है। जैसे लोगों की जरूरत हो वैसे लाइफ इंश्योरेंस में प्रोडक्ट रहता है। कुछ प्रोडक्ट ऐसा रहता है कि एंडोमेंट टाइप, एंड ऑफ द टर्म,
मुझे मालूम है कि 18 साल के बाद मेरे बच्चे की शादी के लिए पैसा चाहिए, तो मैं 18 साल की पॉलिसी लेता हूँ, उसके ईएमआईज भरता हूँ और उसके बाद जो अमाउंट मिलता है उससे मैं बेटी की शादी की प्रोविजन कर सकता हूँ। सेम इज द केस विद द एजुकेशन। तो एंडोमेंट पॉलिसी है। कुछ लोगों को अच्छा लगता है कि 5-5 साल के बाद या 4-4 साल के बाद पैसा मिले तो वो अच्छा लगता है, तो इंश्योरेंस में मनी बैक टाइप की पॉलिसी है। तीसरी जो पॉलिसी है वो टर्म इंश्योरेंस जिसको कहते हैं। आजकल शायद ऐसा कोई भी बंदा नहीं है जिसके सर के ऊपर 1 या 2 कम से कम लोन तो रहते ही है। एक तो हाउसिंग का रहेगा, या तो कार का रहेगा, या तो क्रेडिट कार्ड का रहेगा। तो टर्म इंश्योरेंस है कि बहुत ही कम प्रीमियम रहता है और उस कम प्रीमियम में मैं ज्यादा से ज्यादा खुद को सिक्योर्ड कर लेता हूं। उसके बाद बहुत से लोगों को ना अभी रिटर्न्स चाहिए। सो रिटर्न्स के लिए एलआईसी के पास या लाइफ इंश्योरेंस कंपनीज के पास यूलिप यानी यूनिट लिंक मार्केट रिलेटेड प्रोडक्ट है, तो वो प्रोडक्ट्स है। उसके बाद है ना होल लाइफ पॉलिसी। अभी क्या हो रहा है, सबकी लॉन्जेटिविटी, सबकी आयुर्मान है ना वो बढ़ गई है। हमको चाहे या ना चाहे हमको 90-95 इयर्स तक जिंदा रहना ही है। तो अगर मैं 95 इयर्स तक जिंदा रहा और यहाँ पे मैं रिटायर्ड हो जाता हूँ 50वें साल में या 55वें साल में या 60वें साल में, तो मेरा पोस्ट रिटायरमेंट पीरियड है ना वो बढ़ गया है, तो उसके लिए भी होल लाइफ टाइप पॉलिसी लगती है। चिल्ड्रंस की पॉलिसी है। सो काफी प्रोडक्ट्स है, जैसे लोगों की जरूरत है वैसे वाइड वैरायटी ऑफ प्रोडक्ट्स हर इंश्योरेंस कंपनी के पास रहते हैं। बहुत अच्छे से आपने सर हमें अलग अलग प्रकार की इंश्योरेंस पॉलिसीज के बारे में आपने बताया है। सर ये बताइए कि जो टर्म इंश्योरेंस है वो होल लाइफ पॉलिसी या यूलिप, ये दोनों में क्या फर्क है? हाँ, जैसे मैंने बताया, जैसे लोगों की जरूरत है वैसे प्रोडक्ट हमको लेने हैं, है ना। जैसे कि पर्पस डिसाइड्स द चॉइस। मेरी जरूरत क्या है? आज के तारीख में 2 या 3 ही प्रॉब्लम है। फर्स्ट प्रॉब्लम है लिविंग टू लॉन्ग, 90, 95, 100 इयर्स तक जिंदा रहना, ये प्रॉब्लम है क्योंकि आपका पोस्ट रिटायरमेंट पीरियड है वो बढ़ गया है, वो 30 साल का वो 35 साल का हो गया। सो लिविंग टू लॉन्ग के लिए आपको होल लाइफ पॉलिसी चाहिए। आपको ये मालूम नहीं है कि मैं 100 साल तक जीने वाला हूं या 90 इयर्स तक जीने वाला हूं या 80 या 65। तो एक ऐसी पॉलिसी चाहिए जब तक मैं जिंदा हूं तब तक मुझे रेगुलर इनकम आनी चाहिए, इसके लिए होल लाइफ पॉलिसी बना। दूसरी है लिविंग टू लॉन्ग एंड डाइंग टू अर्ली। आज के तारीख में हम लोगों ने देखा फ्लाइट का भी एक्सीडेंट हो जाता है, ट्रेन का भी एक्सीडेंट हो जाता है, बोट्स रहेंगे उसका भी है, रोड में एक्सीडेंट है, हर जगह एक्सीडेंट से डेथ हो जाती है। सो डाइंग टू अर्ली यानी 30वें साल में, 35वें साल में, 40वें साल में, 45वें साल में अगर मेरी डेथ हो गई तो आगे मेरे फैमिली की रिस्पॉन्सिबिलिटीज है, उनकी एजुकेशन है, उनका मैरिज है, मेरे मिसेस की रिटायरमेंट प्रोविजन है, तो उसके लिए भी टर्म इंश्योरेंस रहता है। तीसरी चीज है जो आपने पूछा, यूलिप। यूलिप यानी हर एक को है ना अपनी जो इनकम को, रिटर्न्स को बढ़ाना है, हर एक को अपने इन्फ्लेशन रेट से आगे रिटर्न्स चाहिए और उसके लिए यूलिप प्लान, यूनिट लिंक इंश्योरेंस प्लान, कि जिसमें रिटर्न्स भी है और इंश्योरेंस भी है। सो जैसे जैसे लोगों की जरूरत रहती है वैसे वैसे लोग प्रोडक्ट ले लेते हैं। बहुत अच्छे से आपने एक्सप्लेन किया सर, हम लोगों को एक एक चीज आपने बताई है उसके बारे में कि भाई क्या डिफरेंस है। हाँ। सर अगर किसी को लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी लेनी तो कौन सी सही उम्र होती है लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी लेने की? ओके, लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी जो मिलती है वो 0 एज से 85 इयर्स तक अवेलेबल है। सो इतनी वाइड रेंज क्यों रखी है? क्योंकि हर एक की प्रोविजन अलग अलग रहती है, हर एक की जरूरत अलग अलग रहती है, हर एक का पर्पस अलग अलग रहता है। अपनी जो लाइफ है, मैप ऑफ लाइफ जिसको हम लोग कहते हैं, सो जब हम लोग बर्थ लेते हैं, जन्म लेते हैं, और जब तक हम लोग जॉब मिलता नहीं है या बिजनेस नहीं करते हैं, तब तक जो हम लोग डिपेंडेंट रहते हैं।
अपने पेरेंट्स के ऊपर डिपेंडेंट रहते हैं। तो पेरेंट्स हमारे नाम पे है ना पॉलिसी निकाल लेते हैं फॉर अपने एजुकेशन के लिए या अपनी मैरिज के लिए या स्टार्टिंग फंडिंग के लिए वो अपनी पॉलिसी निकालते हैं। उसके बाद है ना हम लोग काम पे लगते हैं और लोन्स लेते हैं। तो लोन्स के लिए हमें टर्म इंश्योरेंस की जरूरत लगती है। फिर हमारी भी शादी हो जाती है, हमारे बच्चे हो जाते हैं, उनकी एजुकेशन के लिए लगता है पैसा, उसके बाद रिटायरमेंट के लिए लगता है। सो हर एज में है ना आपको पॉलिसी लेनी चाहिए, आपको उसका रिव्यू लेना है। हर 1-1.5 साल के बाद अपना जो फाइनेंशियल एडवाइजर है, इंश्योरेंस एडवाइजर है, उसके साथ बैठ के कि ये मेरी जरूरतें हैं, तो आपके पास कौन से प्रोडक्ट है कि जो मेरी जरूरतों को फुलफिल करे। सो हर एज इज द राइट एज टू टेक अ इंश्योरेंस। बहुत सही बात आपने बताई सर। नहीं तो बहुत लोगों को यही लगता था कि इंश्योरेंस जो है वो अर्ली एज में ही लें तभी अच्छा है, पर आपने ये बता दी कि नहीं, आप कोई भी एज में ले सकते हैं, एज कोई मायने नहीं रखता है। जैसे कि इंसान की लाइफ ही लंबी होती जा रही है तो उनकी जरूरतें भी वैसी हो रही है। सर, लॉन्ग टर्म फाइनेंशियल प्लान जो है वो लाइफ इंश्योरेंस के साथ में कैसे फुलफिल कर सकते हैं? लॉन्ग टर्म फाइनेंशियल प्लानिंग है वो सिर्फ और सिर्फ लाइफ इंश्योरेंस से ही कर सकते हैं, क्योंकि बाकी के जितने भी फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट हैं, यानी म्यूचुअल फंड रहेंगे, आरडी रहेंगे, शेयर्स रहेंगे या एमआईएस रहेंगे, पेंशन स्कीम रहेंगे, पीपीएफ रहेंगे, वो शॉर्ट टर्म है, उनको एक लिमिटेशंस है। वो 5 साल के लिए, कुछ 10 साल के लिए, कुछ 15 साल के लिए, कुछ 20 साल के लिए। लेकिन जब आपको 30 साल का फाइनेंशियल प्लानिंग करना है, 35 साल का फाइनेंशियल प्लानिंग करना है, 40 साल का फाइनेंशियल प्लानिंग करना है, तो आप लाइफ इंश्योरेंस के थ्रू ही वो कर सकते हैं। जैसे मैं हमेशा हर कस्टमर को पूछता हूं कि आर यू मेंटली, इमोशनली, फाइनेंशियली और फिजिकली प्रिपेयर्ड टू लिव अप टू 100 years? आप 100 साल प्रिपेयर्ड है क्या अगर आपको जीना है तो? बहुत बार हम लोग क्या कहते हैं कि नहीं सर, शॉर्ट लाइफ ठीक है, 60, 65, हर एक का अलग अलग जवाब रहेगा, लेकिन वो अपने हाथ में नहीं रहता है। आज फिजिकल का अगर हम लोग देखेंगे, आज नी रिप्लेसमेंट है, हिप रिप्लेसमेंट है, लिवर रिप्लेसमेंट है ना, डेंचर लगाते हैं, कैटरेक्ट का ऑपरेशन करते हैं। हर अपना ऑर्गन जब रिप्लेस हो जाता है तो आदमी की जिंदगी 20 से 25 साल बढ़ जाती है, और इसके लिए हमें फाइनेंशियल प्लानिंग ही लॉन्ग टर्म का करना चाहिए। और थ्रू लाइफ इंश्योरेंस प्रोडक्ट वो काफी आप अच्छा अप टू 100 years तक वो प्लानिंग कर सकते हैं। बहुत अच्छे तरीके से सर आपने बताया कि इंसान की लाइफ लंबी हो गई है तो ऑब्वियसली उसको पैसे हर चीज में लगेंगे, इलाज के लिए लगेंगे, तो उसके पास में कहीं ना कहीं फाइनेंस होना चाहिए वो चीज से। अच्छा सर, ये बताइए कि लाइफ इंश्योरेंस कोई लेता है तो उसको टैक्स बेनिफिट मिलता है क्या? टैक्स बेनिफिट ये कस्टमर को या लोगों को अट्रैक्ट करने के लिए एक बेनिफिट गवर्नमेंट ने दिया था। अभी फॉरेन कंट्रीज में, वेस्टर्न कंट्रीज में, ये यूरोपियन कंट्रीज में इंश्योरेंस प्रीमियम के ऊपर टैक्स बेनिफिट पहले मिलता था, अभी वो दे नहीं रहे हैं। इंडिया में भी अभी जो इनकम टैक्स का जो न्यू रिजिम आया है तो वहां पे भी टैक्स बेनिफिट नहीं दे रहे, है ना। टैक्स बेनिफिट ये सिर्फ लोगों को एक अट्रैक्ट करने के लिए और उसको इम्पोर्टेंस ऑफ इंश्योरेंस बताने के लिए है। विदाउट टैक्स बेनिफिट भी आपको इंश्योरेंस है ना वो लेना ही चाहिए, क्योंकि आप ही आपको अगर नहीं संभालोगे, आपके फैमिली की रिस्पॉन्सिबिलिटी आप नहीं देंगे। ये जो गवर्नमेंट के रूल्स चेंज हो रहे हैं, 2004 में सेंट्रल गवर्नमेंट एंड स्टेट गवर्नमेंट ने दोनों ने पेंशन बंद कर दी, है ना। वो क्यों कर दी? क्योंकि लॉन्जेटिविटी, लोगों की आयुर्मान इतनी बढ़ गई है कि बहुत बार ऐसा आप देखते रहोगे या सुनते रहोगे, लोगों का सर्विस पीरियड कम है और पेंशन बहुत ज्यादा वो ले रहे हैं। सो इंश्योरेंस प्रोडक्ट में ही इतना इंपॉर्टेंस है कि आपको इनकम टैक्स बेनिफिट मिले या ना मिले, आपको फिर भी इंश्योरेंस है ना वो लेना ही। बहुत सही जवाब दिया सर आपने कि पेंशन ही इतनी लंबी हो जाती है, सर्विस का ही उनका टाइम इतना कम होता है, पेंशन के लिए बहुत ज्यादा हो जाता है। सर, ये जो लाइफ इंश्योरेंस है, क्या हम इसे एज एन इन्वेस्टमेंट टूल इस्तेमाल कर सकते हैं? सेविंग का डेफिनेशन अलग है, इन्वेस्टमेंट का डेफिनेशन अलग है,
और इंश्योरेंस का डेफिनेशन अलग है। सेविंग का डेफिनेशन कैसे रहता है कि सेविंग का मतलब जहां पे आपकी प्रिंसिपल अमाउंट है ना वो इंटैक्ट रहती है, भले उसके ऊपर इंटरेस्ट जो आता है या डिविडेंड आता है वो ऊपर नीचे हो सकता है, उसको सेविंग कहते हैं। जब आप इन्वेस्टमेंट कहते हैं तो उसमें ना ही आपकी प्रिंसिपल अमाउंट ना ही इंटरेस्ट है ना वो गारंटेड है, वो कम भी हो सकता है, वो बढ़ भी सकता है। और जो रिस्क एपिटाइट है उसके लिए लोग तैयार है कि वो उतना रिस्क में लेने के लिए तैयार है। तो सेविंग अलग हुआ और इन्वेस्टमेंट अलग हुआ। उसके बाद जो इंश्योरेंस है, और इसके लिए इंश्योरेंस में सिर्फ लाइफ कवर नहीं किया है, उसमें सेविंग भी किया है। सेविंग प्रोडक्ट जैसे एंडोमेंट टाइप पॉलिसी है जिससे आप सेविंग कर सकते हैं। आप एक अप्रोक्सीमेट अमाउंट है ना आपके रिटायरमेंट के लिए या आपकी बच्ची की एजुकेशन के लिए या शादी के लिए आप तय कर सकते हैं। सो वहां से कर सकते हैं। अगर आपको रिटर्न्स चाहिए तो रिटर्न्स के लिए यूलिप जो यूनिट लिंक इंश्योरेंस प्लान है जो मार्केट रिलेटेड है, काफी अच्छे यूलिप प्रोडक्ट्स आए हैं जिससे काफी अच्छे रिटर्न्स भी मिल जाते हैं। सो जैसे आपकी जरूरत रहेगी वैसे इंश्योरेंस प्रोडक्ट अवेलेबल रहते हैं। आपको रिटर्न्स चाहिए, रिटर्न्स वाला। आपको रिस्क कवर करना है तो उसके लिए प्रोडक्ट है। आपको प्रोविजन करना है उसके लिए भी सेविंग प्लान्स है। बहुत अच्छे से आपने सर समझाया कि अगर इंश्योरेंस लेते हैं वो कहीं ना कहीं आपकी सेविंग भी हो जाती है और कहीं ना कहीं आपका इन्वेस्टमेंट भी हो जाता है और आपकी लाइफ भी सिक्योर हो जाती है फाइनेंशियल। सर अगर किसी को लाइफ इंश्योरेंस लेना हो उसे कितनी पॉलिसीज लेनी चाहिए? उसका एक साइंटिफिक फॉर्मूला है, वो उम्र के हिसाब से रहता है, क्योंकि जितनी कम उम्र रहेगी उतनी रिस्पॉन्सिबिलिटी और लायबिलिटीज ज्यादा रहती है। सो कम उम्र में यानी 35 इयर्स तक जितनी भी आपकी एनुअल इनकम है उसके 35 टाइम्स आपका इंश्योरेंस होना जरूरी है। उसके बाद कुछ ना कुछ तो आपकी रिक्वायरमेंट पूरी हो जाती है तो उतना इंश्योरेंस की शायद जरूरत नहीं रहती है। तो 36 to 45 है, आप 25 टाइम्स आपका जो एनुअल इनकम है वो कर सकते हैं। 50 के बाद आपकी जितनी एनुअलाइज इनकम है उसके 15 या 20 गुना भी आप कर सकते हैं। ऐसा एक फॉर्मेट इंश्योरेंस के पास रहता है और अकॉर्डिंगली हम लोग पॉलिसी अलग अलग ले सकते हैं। सो बेसिकली क्या है कि जितनी आपकी टोटल एनुअल इनकम है उसके 35 टाइम्स आपका इंश्योरेंस होना बहुत ही जरूरी। सही जवाब दिया सर आपने कि अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से आपको उस प्रकार से मल्टीपल पॉलिसीज हमें लेनी चाहिए और वो अच्छा भी है। सर ये बताइए कि मैं कुंवारा हूँ, उदाहरण के तौर पे मैं सिंगल हूँ, मैं कुंवारा हूँ या मेरी शादी हो गई है, हम दो कपल हैं पर हमारे बच्चे नहीं है, तो हमें या सिंगल या मैरिड कपल जिनके बच्चे नहीं है इनको कौन सी पॉलिसीज लेनी चाहिए? अलग अलग टाइप की बहुत सी पॉलिसीज है। जैसे मैंने बताया कि लिविंग टू लॉन्ग, आप सिंगल है या बच्चे नहीं है तो भी आप है 90-95 इयर्स तक तो क्या बोलते हैं उसको, जिंदा रहने ही वाले हैं, है ना। आज मेडिकल साइंस बढ़ गया है और इसके लिए रिटायरमेंट का पीरियड है वो बढ़ गया है। इसके लिए एक ऐसी इंश्योरेंस पॉलिसी चाहिए कि जो मुझे रेगुलर इनकम दे दे। सो होल लाइफ टाइप पॉलिसी है, वो काफी अच्छी है ये दोनों के लिए, तो वो आप ले सकते हैं। बहुत अच्छा जवाब दिया सर आपने कि भाई कोई सिंगल है और कपल है जिनके बच्चे नहीं हैं उनको अपनी आगे की फ्यूचर के हिसाब से उन्हें अपनी पॉलिसी लेनी चाहिए। सर अगर काश कोई लाइफ इंश्योरेंस की पॉलिसी पे कर रहा है, मतलब टर्म पे कर रहा है और उसकी इन बिटवीन डेथ हो जाती है, फिर आगे क्या होता है? यस, डेथ ये एक ऑप्शन है। एक्चुअली जब हम लोग पॉलिसी लेते हैं तभी 4 ऑप्शंस, 4 प्रोबेबिलिटी हो जाती है। एक तो जैसे मैंने बताया कि मैच्योरिटी हो जाती है, टर्म खत्म होने के बाद मुझे पॉलिसी की अमाउंट मिल जाएगी, उसके ऊपर का बोनस मिलेगा, उसके ऊपर का फाइनल एडिशनल बोनस है वो मिल जाता है। ये फर्स्ट ऑप्शन हुआ, ये फर्स्ट प्रोबेबिलिटी हुई। सेकेंड प्रोबेबिलिटी क्या है? नेचुरल डेथ। नेचुरल डेथ ये मेरी 25 साल की पॉलिसी है, उसमें मेरी अगर नेचुरल नैसर्गिक डेथ हो गई, नेचुरल डेथ है वो किसी न किसी डिसीज से हो जाती है,
तो भी वो जितनी पॉलिसी है उतनी पॉलिसी की अमाउंट और बोनस है वो फैमिली को मिल जाता है। तीसरा है जो एक्सीडेंटल डेथ है। जैसे मैंने बताया, नेचुरल डेथ है ना, वो किसी न किसी डिसीज से हो जाती है, लेकिन एक्सीडेंटल डेथ है वो फ्रैक्शन ऑफ सेकंड में हो जाती है और वहां पे फाइनेंशियल प्लानिंग करने के लिए वक्त ही नहीं मिलता है। चौथी है परमानेंट डिसेबिलिटी ड्यू टू एक्सीडेंट में। अगर ये तीन, नेचुरल डेथ, एक्सीडेंटल डेथ और परमानेंट डिसेबिलिटी, ये तीन चीज ऐसे है कि जो मेरी इनकम को या तो बंद कर सकते हैं या तो कम कर सकते हैं। और पीरियड में, टर्म में, पॉलिसी के टर्म में अगर ये एक दिन के बाद भी, एक हफ्ते के बाद भी, एक महीने के बाद भी या एक साल के बाद भी कभी भी ये इंसिडेंस हो जाता है तो उसका जो भी पैसा है वो इंश्योरेंस कंपनी अपनी फैमिली को दे देते हैं। सर, बहुत सारे लोगों को लाइफ इंश्योरेंस में अपना करियर बनाना है। क्या बता सकते हैं कि कौन लाइफ इंश्योरेंस में अपना करियर बना सकता है? कोई उसके लिए कोई क्राइटेरिया है या एज है, या कि भाई यही लोग जो है लाइफ इंश्योरेंस में अपना करियर बना सकते हैं, ऐसा कुछ है? बेसिकली 18 साल के ऊपर होनी चाहिए, है ना, कोई भी बंदा। और दूसरी बात है कि इसमें करियर बहुत स्कोप है। इंश्योरेंस इंडस्ट्री और ग्रो होने वाली है। आज इंडियन इकोनॉमी है वो आज 5 ट्रिलियन तक जाने वाली है। जैसे कि अभी जीएसटी है वो कम होने वाला है, तो उससे लोगों के पास है ना काफी बिजनेस बढ़ने वाला है। आज करियर आप एज अ पार्ट टाइम कर सकते हैं या फुल टाइम कर सकते हैं। आप हाउसवाइफ है तो भी आप कर सकते हैं, आप रिटायर्ड है तो भी आप कर सकते हैं। आप डिजिटली ये इसका मार्केटिंग कर सकते हैं और उसके लिए पूरा जो ट्रेनिंग है वो हम लोग देते हैं। मेरे पास काफी ऐसे इंश्योरेंस एडवाइजर है कि जो नेशनल और इंटरनेशनल लेवल पे काम कर रहे हैं, जिनकी शायद इनकम आज के तारीख में महीने का पर मंथ 1 लाख रुपीज, 2 लाख रुपीज, 3 लाख रुपीज, 5 लाख रुपीज उतनी इनकम है। तो जैसे बाकी के प्रोफेशन है, जैसे बाकी के बिजनेस है, वैसे इंश्योरेंस करियर ये भी एक काफी अच्छा बिजनेस है। अच्छी बात क्या है कि इसमें बहुत फ्लेक्सिबिलिटी है। आप चाहे तो पार्ट टाइम करके भी ज्वाइन कर सकते हैं, आप फुल टाइमर भी कर सकते हैं। अगर आपको हफ्ते में एक ही बार काम करना है, एक ही दिन काम करना है तो भी आप कर सकते हैं। हफ्ते में 2 दिन करना है तो भी कर सकते हैं। इसमें इन्वेस्टमेंट नहीं है। जो आपके वक्त है, आपके रिलेशंस है और आपका नॉलेज है, उससे आपका जो भी बिजनेस या जो भी सर्विस चल रही है उसके साथ साथ भी आप ये कर सकते हैं। सो काफी अच्छा इसमें ग्रोथ है। बहुत अच्छा लग रहा है सर आपसे बात करके। एक एक चीजें आप जो इंश्योरेंस के बारे में, लाइफ इंश्योरेंस के बारे में बता रहे हैं, बहुत ही अच्छे उदाहरण के साथ में बता रहे हैं, पर समय की सीमा बहुत कम है सर। हम चाहेंगे कि अगली बार, नेक्स्ट टाइम आप आएंगे और आप हमें इंश्योरेंस, लाइफ इंश्योरेंस के बारे में और चीजें बताएं। सर, अगर काश आपसे कोई कांटेक्ट करना चाहे तो वो कैसे कर सकता है? मैं बेसिकली इंश्योरेंस में करियर कैसे प्लान करना है, प्रोफेशनलिज्म कैसे लाना है और वहां से एज अ बिजनेस कैसे करना है, उसके ऊपर लास्ट 35 इयर्स से मैं पैन इंडिया काम कर रहा हूँ। सो साइंटिफिक मेथड जैसे अभी हम लोगों ने डिस्कस किए हैं, वो जब तक एडवाइजर्स को मालूम नहीं पड़ेंगे वो अपने कस्टमर को उतना बढ़िया तरीके से बताएंगे नहीं। एंड आने वाला फ्यूचर है वो इंश्योरेंस इंडस्ट्री का है, फाइनेंस का है। और सबसे इम्पोर्टेंट है कि मोर एंड मोर प्रोफेशनल लोग, पर्टिकुलरली हाउसवाइफ रहेंगे या नॉन वर्किंग लेडीज रहेंगी या रिटायर्ड लोग रहेंगे, वो ये करियर कर सकते हैं, चूज कर सकते हैं। मेरे पास भी काफी अच्छे लोग ये प्रोफेशन को चूज किया है और उनको इनकम भी अच्छी आ रही है। सो उस तरह से मैं आपके डिस्क्रिप्शन में मेरा मोबाइल नंबर रहेगा, मेरा मेल आईडी रहेगा, आप मुझे कभी भी कांटेक्ट कर सकते हैं। तो ये थे हमारे सर धनंजय भोजने, जिन्होंने हमें लाइफ इंश्योरेंस के बारे में इतनी अच्छी इन्फॉर्मेशन दी है। अगर आपको ये एपिसोड, ये पॉडकास्ट अच्छा लगा तो प्लीज कमेंट कीजिए, बहुत अच्छा लगा तो दूसरों को भी फॉरवर्ड कीजिए और कमेंट में जरूर मेंशन कीजिए कि आप आगे और कौन से टॉपिक पे पॉडकास्ट देखना चाहते हैं।
तो उम्मीद है ये पॉडकास्ट आपको अच्छा लगा हो। मिलते हैं अगले पॉडकास्ट के लिए, तब तक के लिए धन्यवाद।